हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। हम लक्ष्मीकांत बुक को कवर कर रहे हैं, जिसके चैप्टर 1 में कंपनी रूल को हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसके फर्स्ट एक्ट के बारे में। इसको कहा गया है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल से वॉइसराय बना दिया गया, यानी उसके नाम को चेंज कर दिया गया, और लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइसराय बने। इसके बाद डबल गवर्नमेंट सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। डबल गवर्नमेंट सिस्टम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखिए, इसकी वैसे भी अब कोई ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि कंपनी ही नहीं रही तो उसको कंट्रोल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक पोस्ट बनाई गई, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा, और वो वहाँ के कैबिनेट का मेंबर होगा। देखिए, कैबिनेट क्या होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लोगों का एक ग्रुप होता है जो सीधे प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। आगे देखते हैं, 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मदद करने के लिए, और ये था बॉडी कॉरपोरेट। बॉडी कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है कि इस बॉडी को अपने किसी भी काम के लिए जो इसने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है, उसके लिए इसको ब्रिटेन के कोर्ट में घसीटा जा सकता है। इसका मतलब है बॉडी कॉरपोरेट। लार्जली फॉर कंट्रोल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ये जो एक्ट आया था, इसने बोला कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ये गुड गवर्नमेंट ब्रिटिश के संदर्भ में है, ना कि भारतीयों के संदर्भ में। इन्होंने भारतीयों के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। भारत में जैसे पहले कंपनी के राज में चीज़ें चल रही थी, वैसे ही बाद में भी चलती रही, लेकिन ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें बहुत उनको मदद मिल गई। तो ये सिर्फ ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए ये कानून लाया गया था। आगे देखते हैं, इसके बाद आया 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। देखिए, ये लैंडमार्क एक्ट था। क्यों? क्योंकि इसी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का प्रोसेस शुरू किया। देखिए, इसमें इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा हम चलते हैं। अभी अभी वही 1857 की क्रांति हुई है, एक एक्ट आया है, ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया है। तो ब्रिटिश क्राउन ने जब अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू किया, तो उनको लगा कि इस तरह का जो इतना बड़ा मास मूवमेंट हुआ है, वो दोबारा ना हो, इसके लिए हमको इंडियंस का थोड़ा कॉपरेशन लेना चाहिए, यानी थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन हमको इंडियंस को दे देना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इन्होंने 3 इंडियंस को, जो कि वॉइसरॉय था, उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दे दी, यानी नॉमिनेट कर दिया। ये जो 3 इंडियंस थे, ये बेसिकली वही थे जो ब्रिटिशर्स को बहुत उनकी तारीफ़ें करते थे, उन्हीं के पक्ष में रहा करते थे। लेकिन इससे ये एक बात हो गई कि एक रास्ता खुल गया कि इंडियंस भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा सकते हैं। इसने क्या किया कि जो सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था 1773 के एक्ट से, और 1833 तक आते आते जो सेंट्रलाइजेशन पूरा हो गया था, उसको उसने रिवर्स किया और डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू किया। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ता जाएगा और 1937 में कंप्लीट ऑटोनॉमी में बदल जाएगा। ये हम जब 1935 का एक्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो प्रोविंसेस थी, उनको एकदम फुल ऑटोनॉमी दे दी गई थी। एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स खोली गई पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में। एक पोर्टफोलियो सिस्टम था जो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में शुरू किया था। ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता था कि देखिए, जो वॉइसरॉय है, उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। वॉइसरॉय के पास 2 काउंसिल्स थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसे 1853 के एक्ट से बनाया गया था, आप याद कीजिए। देखिए, तो क्या होता था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो बंदे होते थे, उनमें से एक, जो जैसे कि कोई लॉ का डिपार्टमेंट संभाल रहा है, तो उसको ये अथॉरिटी दे दी जाती थी कि आप इस मुद्दे पर फाइनल डिसीजन दे सकते बिना काउंसिल की मर्ज़ी के। तो इसको पोर्टफोलियो सिस्टम बोला गया और इसको इस एक्ट ने रिकॉग्नाइज कर दिया। आगे, वॉइसरॉय एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है एमरजेंसी के दौरान, जिसकी कि ड्यूरेशन होगी 6 मंथ तक। देखिए, आज भी राष्ट्रपति इमरजेंसी के दौरान ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, और उसकी भी जो ड्यूरेशन है वो
6 महीने की ही होती है। तो आप देखिए किस तरह से ना बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो वही हैं जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, बस हमने उनको थोड़ा मॉडिफाई करके आज के संदर्भ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ले लिया है। तो देखिए ये जो इमरजेंसी की बात यहाँ पे हो रही है, ये कोई भारतीयों के संदर्भ में इमरजेंसी नहीं है कि यहाँ पे कोई लोग परेशान हैं, ये यहाँ पे कुछ हो गया। ये इमरजेंसी है ब्रिटिशर्स के संदर्भ में कि भाई कोई रिवॉल्ट हो गया, जैसे 1857 का बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, उसी के बैकड्रॉप में ये आया है कानून। तो ये उसी टाइप की इमरजेंसीज़ की बात कर रहा है। आगे देखते हैं। इसके बाद आया काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। देखिए इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ है। इसके बैकग्राउंड में कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका है 1885 के अंदर। तो अब कांग्रेस का भी प्रेशर है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसमें देखिए आप उसी तरह के कुछ प्रावधान देखेंगे जो कांग्रेस ने प्रपोज किए थे, उसके कुछ कुछ चीज़ों को भी इसमें माना गया है। देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है कि नॉन ऑफिशियल्स जो मेंबर होते थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। देखिए अभी तक सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल की ही बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स की बात नहीं हो रही है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा 1909 में जाके, अभी सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो लॉ बनाने से रिलेटेड है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो रियल काम करती है, जो ऑर्डर्स देती है। तो उसमें तो वैसे ही भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा ब्रिटिशर्स के द्वारा इतना जल्दी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ेगा आज़ादी का, वैसे वैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी और तब जाके कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। देखिए क्या किया इन्होंने इस प्रावधान के अंदर कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसके अंदर उन्होंने नंबर तो बढ़ाए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, लेकिन मेजॉरिटी उन्होंने ऑफिशियल मेंबर्स की ही रखी। लेकिन प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी उनमें उन्होंने नॉन ऑफिशियल्स को मेजॉरिटी दे दी। आगे देखते हैं कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स होती थी उनको बजट को डिस्कस करने का मौका दिया गया। ये कांग्रेस की भी डिमांड थी कि बजट को डिस्कस करने का मौका हमको दिया जाए। उसके बाद में क्या किया गया कि जो भी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी इनमें जो मेंबर्स लेने थे, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स लेने थे, उनको किस तरह से चुना जाए, भी सीधे नॉमिनेट किया जाए, थोड़ा किसी एक बॉडी को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो इसके लिए क्या किया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसमें वॉइसरॉय इनको इलेक्ट करेगा या चुनेगा या नॉमिनेट करेगा, किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नर। रिकमेंडेशन किसकी होगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपालिटी, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन और ज़मींदार्स और चैम्बर्स। देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं, म्यूनसिपालिटी, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन और ज़मींदार्स, ये अपने आप में एक अलग कम्युनिटीज़ थे और इनके जो इंटरेस्ट थे ना वो भारत के आम नागरिक से बिल्कुल अलग थे। देखिए ज़मींदारों को ये डर था कि हमारी ज़मीनें ना छीन ली जाएं, हमें जो रेवेन्यू हम कलेक्ट करते हैं, कहीं कहीं पे ज़मींदारी सिस्टम था, महलवारी सिस्टम था, वो सब सिस्टम्स हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ज़मींदारों को काफ़ी पावर हुआ करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, तो वो ये नहीं चाहते थे कि हमारी पावर चली जाए, तो हमें भी किसी ना किसी तरह का रिप्रेजेंटेशन मिले, इस तरह की वो कोशिशें करते रहते थे। यही ट्रेड एसोसिएशन के साथ था। देखिए उस टाइम पे भारत में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स थे जिनको ब्रिटिशर्स के होने से फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ थी, म्यूनसिपालिटीज़ थी, तो इन सब के अपने अपने इंटरेस्ट थे। अगला प्रोविज़न क्या है कि इसने इनडायरेक्ट प्रोविज़न फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि इलेक्शन वर्ड को इसने मेंशन नहीं किया एक्ट के अंदर, लेकिन एक इनडायरेक्ट प्रोविज़न रहा। देखिए ये जो सब हो रहा है कि वॉइसरॉय उसको नॉमिनेट कर रहा है, किसी बॉडी को रिप्रेजेंट, जैसे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसने 2 बंदे सुझाए, उसको वॉइसरॉय ने अपनी काउंसिल के अंदर जगह दे दी। तो ये क्या हो गया, एक इनडायरेक्ट प्रोविज़न हो गया इलेक्शन को लेके। तो ये एक्ट था। आगे देखते हैं कि एक्ट ऑफ 1909। देखिए इसके अंदर आप देखिए कि इसके बैकड्रॉप में क्या चल रहा है। देखिए अभी 1905 में क्या हुआ है, बंगाल विभाजन हुआ है, ठीक है। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ है, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है बंगाल विभाजन को लेके, तो माहौल बहुत ही गरमाया हुआ है और उसके बाद ये एक्ट आया है। तो इन सारी जो सारी गतिविधियां पीछे चल रही हैं, इन सब का असर आपको इस एक्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया। जो मिंटो थे वो वॉइसरॉय थे और मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इसने क्या किया कि
दोनों काउंसिल थी, प्रोविंस की और सेंटर की, उसको इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, इसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी रखी इन्होंने सेंटर में और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी दे दी इन्होंने प्रोविंसेस के अंदर। उसके बाद क्या किया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी उनको बोला कि आप बजट पे रेजोल्यूशन भी मूव कर सकते हैं। पीछे वाले एक्ट में क्या बोला था कि बजट पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, अब क्या बोल रहे हैं कि आप उसके ऊपर रेजोल्यूशन भी दे सकते हैं। यानी धीरे धीरे चीज़ें प्रोग्रेस में आ रही हैं। आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट टाइम है ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर किसी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। अभी तक क्या हो रहा था कि सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर ही रिप्रेजेंटेशन हो पा रहा था, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में भी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को रिप्रेजेंटेशन दिया गया और इन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। इसके बाद देखिए ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स, ये क्यों आया? क्योंकि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो चुका था। बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 के अंदर, वो हुआ ही इस तर्ज पे था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को किसी तरह से ख़त्म किया जाए। जो ईस्ट की तरफ का बंगाल था वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला था और जो वेस्ट की तरफ का बंगाल था वो हिंदू मेजॉरिटी वाला था। तो उनको डिवाइड करके दो अलग अलग प्रोविंसेस बना दिए गए और रीज़न ये दिया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि बंगाल का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है और उस टाइम पे आसाम भी बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। तो देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया मुस्लिम्स को, यानी क्या किया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई, यानी कि अब जो मुस्लिम कैंडिडेट्स होंगे उनको वोट भी मुस्लिम्स ही देंगे, यानी उनको चुनने का अधिकार भी मुस्लिम्स को ही होगा। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। अब देखिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ और ज़मींदार, ये पिछले एक्ट में भी देखा था कि ये बहुत प्रेशराइज करते थे ब्रिटिश क्राउन को, और ब्रिटिश क्राउन को भी इन लोगों की वजह से भारत में शासन करने में सुविधा होती थी। तो इन्होंने क्या किया, इनको भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ठीक है, ये और भी डिवाइड करने की कोशिश करें कि ये लोग मास मूवमेंट में ना जाएं और ये हमारी तरफ रहें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखिए इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि 1917 में एक ऑगस्ट ऑफर आया। देखिए जब 1909 का एक्ट आया था, है ना, तो मैंने आपको अभी भी बताया कि काफ़ी पॉलिटिकल माहौल गर्म था उस वक्त। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि देखिए हम रिफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि हम किसी तरह का आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे या किसी तरह की आज़ादी आप लोगों को मिल सकती है। लेकिन देखिए 10 साल बाद में माहौल काफ़ी चेंज हो चुका था, गांधी जी का आगमन हो चुका था, आम आदमी पॉलिटिक्स से जुड़ने लग गया था, होम रूल जो आंदोलन है वो चल रहा था बैकड्रॉप में। तो अभी सरकार को समझ में आया कि कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन तो हमको देना ही पड़ेगा, किसी टाइप की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमको देनी ही पड़ेगी, और ना दे तो कम से कम आश्वासन तो अब देना ही होगा। तो उन्होंने इस अगस्त ऑफर में क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम ग्रेजुअल रिप्रेजेंटेशन देंगे आपको, यानी धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती जाएगी। अब उसका कोई टाइमलाइन इन्होंने नहीं बताया, तो इसके ऊपर भी काफ़ी विरोध हो रहा था कि भाई आप कब देंगे, किस टाइप की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी और आप क्यों देंगे, आप हमें आज़ादी ही क्यों नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें चल रही थी। उसके बैकड्रॉप में ये एक्ट आया था। देखिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, जिसमें चेम्सफोर्ड वॉइसरॉय थे और मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इसने क्या किया कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया, यानी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिन पे सेंटर कानून बनाएगी और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो प्रोविंस कानून बनाएगी। तो जाहिर सी बात है प्रोविंसेस को बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए जिनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता था, जैसे इरिगेशन वगैरह। अब इरिगेशन सेंटर को तो करना नहीं है, प्रोविंस के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो इरिगेशन को प्रमोट कर सके। अच्छा, एक व्यवस्था लागू की गई डायआर्की। देखिए इसके ऊपर 2017 प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है कि डायआर्की क्या होता है। देखिए यहाँ पे रुक के मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पूछे जाएंगे। आपको उसमें तारीखें या फैक्ट्स बहुत कम मिलेंगे, बल्कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आप क्या चीज़ों को 360 डिग्री व्यू से आप समझ पा रहे हैं या नहीं। तो उसमें ये पूछा गया कि डायआर्की है क्या। तो उसमें डायआर्की क्या है कि इन्होंने क्या किया कि देखिए पहले तो प्रोविंस और सेंटर के सब्जेक्ट बांट दिए, फिर जो सेंटर प्रोविंस के पास जो सब्जेक्ट्स दिए गए उसमें भी इन्होंने चालाकी करी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि प्रोविंस के सब्जेक्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया। एक सब्जेक्ट्स को नाम दिया रिजर्व सब्जेक्ट,
ये रिजर्व होते थे गवर्नर जनरल के लिए, सॉरी गवर्नर, प्रोविंस में तो गवर्नर ही होगा। तो गवर्नर क्या करेगा कि गवर्नर और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो इनके ऊपर लॉ बनाएगी और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। देखिए आप यहाँ पे समझते चलिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग है और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग है। तो क्या हो रहा है, एक बार फिर से समझिए इसको कि प्रोविंस के जो सब्जेक्ट थे उसको दो भागों में बांट दिया गया, एक तो रिजर्व और दूसरे ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट पे गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से कानून बनाएगा और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यानी एक तरह से ये वीटो है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कि आप जो चाहे कानून बना लें। दूसरे क्या थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, इसके अंदर भी गवर्नर ही कानून बनाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से ही बनाएगा, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे तो उस कानून को खारिज कर सकती है रिजोल्यूशन पास करके, इसका ये मतलब है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म लाया गया। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या है कि दो सदन होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, तो वो यहाँ से शुरू हुआ, तो दो भागों में बांट दिया, अपर हाउस और लोअर हाउस, और डायरेक्ट इलेक्शन का इन्होंने प्रावधान किया कि अब जो इलेक्शन होंगे वो डायरेक्ट होंगे, यानी अगर इसमें कोई सदस्य चुनकर आ रहा है तो पहले तो क्या होता था, किसी एक को प्रपोज कर दिया किसी एक बॉडी ने और उसको नॉमिनेट कर दिया, लेकिन अब क्या होगा, जैसे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है तो उसके जितने भी सदस्य होंगे वो वोटिंग करेंगे और जिस सदस्य को वो चुनेंगे वो यहाँ पर आएगा। तो ये एक टाइप का डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। आगे देखते हैं, फिर आगे क्या किया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी वॉइसरॉय की, उसके अंदर 6 में से 3 मेंबर्स इंडियन होने चाहिए। अब कमांडर इन चीफ जो होगा वो इंडियन नहीं होगा, कमांडर इन चीफ जो सेना को कंट्रोल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये इसका अधिकार तो इंडियंस को नहीं देंगे। अगला क्या है, सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर सिख इंडियन क्रिश्चियंस एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। देखिए यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स को और बढ़ा दिया, यानी कि और डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। लिमिटेड फ्रेंचाइज दी गई, मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट इलेक्शंस होने लगे थे, तो कौन कौन वोट दे सकेगा, जिनके पास एक लिमिटेड अमाउंट में प्रॉपर्टी है, जो एक तरह का टैक्स देते हैं, इस तरह के कुछ प्रावधान कर दिए गए, यानी बहुत इलाइट लोगों को ही अलाउ किया गया कि आप ही यहाँ पे वोट दे सकते हैं। अगला क्या हुआ कि पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, ठीक है, इसका प्रावधान किया गया इस एक्ट में। उसके बाद एक कमीशन बैठा, ली कमीशन, उसके रिकमेंडेशन के आधार पे 1926 में ये पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। सेपरेट प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इमेजिन कीजिए कि 1919 तक प्रोविंस का अपना कोई बजट ही नहीं होता था, ठीक है, पहली बार उनको कुछ वो दिए गए, सब्जेक्ट्स दिए गए, उन सब्जेक्ट्स में भी डायरकी लगा दी गई और फिर उनको बजट अलॉट किया गया, ठीक है। अब देखिए इस एक्ट में एक प्रावधान था कि ये जो कानून लागू होगा उसके 10 साल बाद हम रिव्यू करेंगे, यानी कौन रिव्यू करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिव्यू करेगी कि इस कानून ने कैसा काम किया है। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि ऑगस्ट ऑफर आया था, उसने बोला था कि हम किसी तरह का रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, तो उन्होंने ये कानून ला दिया और फिर इसमें एक प्रावधान ये कर दिया कि भाई हम देखेंगे कि इस कानून से क्या क्या हो रहा है और फिर उसके आधार पर 10 साल बाद में एक नया कानून लाएंगे और फिर उसमें आपको ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलता जाएगा। तो देखिए ये जो कमीशन आया, ये आना था 10 साल बाद में 1919 के, यानी 1929 में, लेकिन ये 2 साल पहले ही आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका नाम साइमन कमीशन था और इसका बहुत विरोध हुआ। विरोध होने का कारण क्या था कि इसमें सारे के सारे जो मेंबर थे वो ब्रिटिशर्स थे, ऑल वाइट कमीशन था ये, तो इसको किसी भी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, ऑल पार्टीज़ ने इसको बॉयकॉट कर दिया, यानी किसी को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया। सोचिए आप, हमारे ही देश में एक कानून बनाया आपने और उसको आप रिव्यू कर रहे हैं, तो हमारा ही कोई आदमी अगर उसके अंदर नहीं होगा तो वो रिव्यू कैसा होगा, वो तो बिल्कुल बाइस्ड होगा। तो इसको बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया गया। और जैसे आपने सुना भी होगा हिस्ट्री में साइमन गो बैक के बहुत नारे लगे। अब देखिए इतना विरोध होने के बावजूद भी इसने अपनी रिपोर्ट दे दी 1930 के अंदर, और उसमें कुछ इसने रिकमेंडेशंस दिए। क्या रिकमेंडेशंस दिए
कि एक तो आप डायरकी को अबॉलिश कर दीजिए। देखिए डायरकी वैसे भी चलने वाली नहीं थी, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये व्यवस्था थी। कुछ लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आई, और इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया। इन्होंने बोला कि एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। देखिए ये जो प्रावधान है ये 1935 के कानून में ले लिया जाएगा, और वहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। और वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने के बाद में 1937 में जब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो बहुत मेजॉरिटी से कांग्रेस जीतती है, और बहुत ही शानदार वो काम करती है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट करके रखिए। जो 1935 का जो प्रावधान है उसका रिकमेंडेशन, ये साइमन कमीशन की इस रिकमेंडेशन के ऊपर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। फिर क्या बोला कि फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, यानी प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश की जो प्रोविंसेस हैं उनको मिला करके आप एक फेडरेशन बनाइए, एक संघ बनाइए। लेकिन देखिए ये संघ कभी बन नहीं पाएगा। इसको भी 1935 के एक्ट के अंदर लाया गया था, लेकिन ये संघ कभी बन नहीं पाएगा। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं बन पाएगा। कम्युनल इलेक्टोरेट को चलने दिया जाए, ऐसा बोला साइमन कमीशन ने कि ये बहुत शानदार काम कर रहा है, सारे धर्म आपस में डिवाइडेड हैं तो इसको चलने दें। अब देखिए साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट सबमिट हुई उसके ऊपर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखी गई। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 3 पार्टीज़ थी। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, दूसरी जो पार्टीज़ थी कांग्रेस, मुस्लिम लीग वगैरह, और तीसरी थी प्रिंसली स्टेट्स। तो इसे देखिए कांग्रेस ने इसे बॉयकॉट कर दिया कि हम इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि वो साइमन कमीशन से ही नाराज़ थे। तो उसके रिकमेंडेशन के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ कि अब देखिए 1930 का समय चल रहा है। अब यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हो जाएगा, सॉरी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट गांधी जी चालू कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, गांधी इरविन पैक्ट होगा, और दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर गांधी जी भाग लेते हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाता है, और फिर तीसरे में भी कोई भाग नहीं लेता है। तो देखिए ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से कर ली, और उसके ऊपर एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स निकाल दिया, और इस वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के आधार पे बनाया गया 1935 का एक्ट। अब हम इस एक्ट को देखेंगे। देखिए अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ हुई क्या कि 1932 के अंदर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडॉनल्ड्स, उन्होंने एक और बुरा काम ये किया कि उन्होंने जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो डिप्रेस्ड क्लासेस हुआ करती थी उनको भी सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया। इसी को बोला गया कम्युनल अवार्ड 1932 के अंदर। अच्छा, अब क्या हो रहा था कि गांधी जी इस समय जेल में थे। जेल में क्यों थे? क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में, सॉरी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं, जो सिविल डिसओबीडियंस हुआ था उसके तहत उनको जेल में डाल दिया गया था। तो यरवदा जेल में वो थे, और जब उनको ये पता चला तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। और यहाँ आमरण अनशन के बाद में हुआ पूना पैक्ट। अच्छा, ये पूना पैक्ट हुआ था आम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, क्योंकि आम्बेडकर ने क्या है कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी इसको अटेंड किया था, और उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया कि आप जो डिप्रेस्ड क्लास्ड हैं उनको भी आप सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए, जैसे कि आपने मुस्लिम्स को दिया है। तो ये जो पैक्ट हुआ ये गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ, और यहाँ इसमें ये सहमति बनी कि ठीक है जॉइंट इलेक्टोरेट ही रहेगा, लेकिन जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा कि भाई इतनी सीट्स जो हैं वो डिप्रेस्ड क्लासेस को ही दी जाएंगी। और देखिए ये इस तरह की व्यवस्था आज भी हमारे उसमें चलती है देश के अंदर। रिजर्वेशन तो आप सबको पता ही है। आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या प्रावधान थे। देखिए ये जो एक्ट था ये बहुत ही लंबा डॉक्यूमेंट्स था। इसके अंदर लगभग 321 आर्टिकल्स थे और 10 शेड्यूल होते थे, और इसका बहुत सारा पार्ट यानी लगभग 70% पार्ट जो है वो हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ले लिया गया है। तो इस एक्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। इसने क्या बोला कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाइए, जो मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाले स्लाइड में कि ऑल इंडिया फेडरेशन यानी प्रिंसली स्टेट्स को मिला के और ब्रिटिश के जो प्रोविंसेस हैं उनको मिला के आप फेडरेशन बना दीजिए। ठीक है, 3 लिस्ट बनाई गई है ना, जो आज भी हमारे चलती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और जो ऐसी लिस्ट जिस कॉन्करेंट लिस्ट जो कि जिस पे कि दोनों कानून बना सकते हैं। सेंट्रल लिस्ट पे सेंटर बनाएगी,
जो स्टेट लिस्ट होती है उस पर प्रोविंसेस बनाएंगी और जो जॉइंट होती है उस पर दोनों बना सकते हैं। ठीक है। रेजिडुअल पावर्स वॉइसरॉय को दे दी गई। आज भी जो रेजिडुअल पावर्स है वो केंद्र के पास है, यानी इन 3 लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं है उसके ऊपर कानून केंद्र ही बनाता है। पहले ये वॉइसरॉय को दिया गया था। ठीक है। अच्छा, प्रिंसली स्टेट्स ने इस फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया। देखिए क्यों नहीं किया प्रिंसली स्टेट्स ने। देखिए प्रिंसली स्टेट्स का अपने जो राज्य होता था उसके ऊपर पूरा अधिकार होता था, है ना, एटलीस्ट उसके लोगों पे, उसकी ज़मीन के ऊपर उनके ऊपर ब्रिटिश पैरामाउंटी से थी, लेकिन वो फिर भी जो प्रोविंसेस होती थी उनसे काफ़ी हद तक वो लिबरल होते थे, मतलब उनको काफ़ी मिली हुई थी शक्तियाँ एटलीस्ट अपनी जनता के ऊपर। तो ये वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। उनको पता था कि अब तक तो क्लियर हो गया था कि इंडिया एक देश बनेगा और ये राज्य रजवाड़े सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस डर के कारण उन्होंने इस फेडरेशन को कभी भी ज्वाइन नहीं किया। आगे क्या प्रावधान किया गया इसके अंदर की डायआर्की को अबॉलिश कर दिया गया। ये साइमन कमीशन ने भी बोला था, तो डायआर्की अबॉलिश कर दी गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। मैंने आपको पीछे भी बताया है कि 1935 के एक्ट के अंदर पूरी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, देखिए जैसे डायआर्की पूछ लिया था 2017 में, तो उसी तरह से ये भी पूछ सकते हैं कि 1935 में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई उसका क्या मतलब है। देखिए इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, है ना। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से क्या अर्थ लेना चाह रहे हैं कि गवर्नर जो होगा उसको जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस के ऊपर काम करना होगा, और ये जो मिनिस्टर्स होंगे ये लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आज भी हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है वो यही चलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर अगर चाहे कि ये मिनिस्टर कुछ ढंग की एडवाइस नहीं दे रहा है तो वो एक रेजोल्यूशन पास करके इसको हटा सकते हैं। आगे क्या है कि सेंटर में डायआर्की लाई गई, यानी जो डायआर्की पहले प्रोविंसेस में थी अब उसे सेंटर में ले आए, और उसके जो सब्जेक्ट्स थे, देखिए पहले 3 लिस्ट बनी हुई हैं, तो जो सेंटर के पास जो सब्जेक्ट्स हैं उनको 2 भागों में बांट दिया, रिजर्व और ट्रांसफरेबल। ठीक है, आगे चलते हैं। बाईकैमरलिज्म लाया गया प्रोविंसेस के अंदर। 11 प्रोविंसेस हुआ करती थी उस वक्त, उनमें से 6 में 2 सदन बना दिए गए। आगे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास। ये देखिए 1932 के अंदर मैंने आपको बताया कम्युनल अवार्ड आया था, उसी को इसके अंदर डाल दिया गया, हालांकि ये कभी लागू नहीं हुआ। देखिए काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया, है ना। टीम ऑफ एडवाइज़र प्रोवाइडेड, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था ब्रिटेन के अंदर, उसकी काउंसिल को यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया, उसे एडवाइज़र्स दिए गए। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया था कि मैंने आपको पीछे की स्लाइड्स में बताया कि वो बॉडी कॉर्पोरेट उसे बनाया गया था कि उसको कोर्ट में घसीटा जा सकता है, तो वैसे उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लग रहे थे, तो इससे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो काउंसिल होती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की उसको हटा के उनको एडवाइज़र्स प्रोवाइड कर दिए, जो कि बॉडी कॉर्पोरेट की तरह से नहीं माने जाएंगे। अच्छा, फ्रेंचाइज 10% जनसंख्या जो थी उनको वोट देने का अधिकार दे दिया। देखिए 1935 में भी सिर्फ 10% को दिया है, कितने कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो इसमें वैसे ही प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड कुछ प्रावधान कर दिए गए, यानी कि इलाइट लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया, आम लोगों को नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। देखिए पहले हमने पिछले एक्ट में देखा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन बना था 1926 में, 1919 के एक्ट के तहत। अब उसे फेडरल बना दिया गया, क्योंकि इस एक्ट में फेडरेशन की बात की जा रही है तो इसे फेडरल नाम दे दिया गया। फेडरल कोर्ट बनाया गया, इसी फेडरल कोर्ट को बाद में आज़ाद भारत में सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, इसी की सीट को। ठीक है, अब देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बैकग्राउंड को पहले हम देखते हैं। देखिए 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने बोला कि भाई हम इंडिया को आज़ाद करने वाले हैं, और 30 जून 1948 हालत में हम भारत को आज़ाद कर देंगे। अब उससे पहले क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी उसने पाकिस्तान की मांग को लेके काफ़ी दंगे फसाद कर दिए। तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान बताया, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये सब इसके बैकग्राउंड में चल रहा था। तो उसमें ये एक्ट आया। देखिए इस एक्ट में क्या क्या फीचर्स थे कि 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, पार्टीशन कर दिया गया, और कॉमनवेल्थ से हमको हम चाहे तो उसमें रह सकते हैं और चाहे तो ना रहें, इस तरह का प्रावधान किया गया। कॉमनवेल्थ क्या था कि जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी उनको मिला के एक कॉमनवेल्थ बना दिया गया। ये थोड़ा सा ऐसे इज्जत बचाने वाला काम था कि नाम मात्र को आप हमारी रानी को रानी मान लो, है ना, तो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत संसार में बच जाएगी। तो उस हिसाब से ये कॉमनवेल्थ बनाया गया था। वॉइसरॉय अबॉलिश कर दिया गया और गवर्नर जनरल पोस्ट बनाई गई उसकी जगह पे, और उससे इस गवर्नर जनरल को कौन अपॉइंट करेगा, किंग अपॉइंट करेगा ब्रिटेन का डोमिनियन कैबिनेट एडवाइस के ऊपर। देखिए डोमिनियन स्टेटस दिया गया था भारत और पाकिस्तान दोनों को, जब तक कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं कर लेते हैं तब तक के लिए डोमिनियन स्टेटस रहेगा। तो जब हमारा 1950 के अंदर जो संविधान लागू होता है तब तक हम डोमिनियन स्टेटस में ही रहे थे। तो उसकी कैबिनेट के एडवाइस पे वो गवर्नर जनरल अपॉइंट होगा और उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, यानी कि अब ब्रिटिश सरकार की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भारत और पाकिस्तान के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ को एम्पावर किया गया कि आप अपना संविधान बनाइए और उसे लागू कीजिए। अब आगे क्या बोला गया कि कोई भी ब्रिटिश लॉ नहीं लगेगा। इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अबॉलिश कर दिया, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, इसको कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी को दे दिया गया। प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनके ऊपर जो ट्रीटी लगी हुई थी ब्रिटिशर्स की, उसको भी खारिज कर दिया गया और उनको बोला गया कि आप या तो इंडिया या तो पाकिस्तान दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहें तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिए उसके बाद में जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने किस तरह से रियासतों का विलय किया था भारत के अंदर, और ये बोला कि जब तक आपका अपना कानून नहीं बन जाता 1935 के एक्ट के तहत आप अपना शासन चलाइए। जो किंग होता था उसे पहले वीटो पावर मिला हुआ था, ठीक है, हर लॉ के ऊपर, उसे उस वीटो पावर को ले लिया, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा और ये गवर्नर जनरल को दे दिया। तो जो गवर्नर जनरल है और जो प्रोविंसेस के गवर्नर हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की उपाधि दे दी गई, और वो क्या करेंगे, काउंसिल के एडवाइस पे काम करेंगे, जैसे आज भी हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर करते हैं। जो ब्रिटेन का जो किंग था उससे एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल ले लिया गया, और जो सिविल सर्विसेज होती थी उनके लिए ये प्रावधान किया गया कि अब ब्रिटेन से कोई भी अपॉइंट नहीं होगा, लेकिन अब तक जो इंडियंस हैं जो सिविल सर्विसेज में आ चुके हैं उनके जो पर्क्स हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे। देखिए जो देश जो आज़ाद हुआ तो हमें एक ढांचा तो हमें वही रखना पड़ेगा ना। देखिए आज़ादी जो है वैसे वर्चुअल जो आज़ादी है वो तो वैसे भी हमें मिल ही चुकी थी, हमें पता चल ही चुका था कि ब्रिटिशर्स अब जाने वाले हैं, लेकिन जो मशीनरी जो देश में चल रही थी वो वैसे ही चलती रही। तो देखिए जो सिविल सर्विसेज में जो लोग काम कर रहे थे वो बाद में भी काम करते रहे। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे पूजा व्यास ऑफिशियल नाम का चैनल को सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।